साथियों नमस्कार। आज आपकी मुलाकात कराते हैं रीना से, जिन्होंने दिल्ली में DSSB स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम क्रैक किया और अब वो दिल्ली में स्पेशल एजुकेटर के तौर पर काम कर रही हैं। रीना, आपका स्वागत है आज के इस इंटरव्यू में। नमस्कार सर। तो साथियों, आज ये न केवल एक इंटरव्यू रहेगा बल्कि आप ये मान करके चलिए कि ये एक डिस्कशन रहेगा यहाँ पर कि किस तरीके से रीना ने अपनी तैयारी की है, वो अपने अनुभव आज मेरे साथ, आप सभी के साथ में यहाँ पर शेयर करेंगी। तो रीना, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि DSSB का जो आपका एग्जाम था स्पेशल एजुकेटर का, उसे क्रैक करना आसान है या मुश्किल है? सर, DSSB इतना टफ भी नहीं है, लेकिन लोगों ने एक बहुत बड़ा इसको डर बना के रखा हुआ है अपने दिल के अंदर कि बहुत टफ है, कैसे होगा। बस थोड़ी सी मेहनत अगर हम कंटिन्यू करें, एक डेली रूटीन में आके करें, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करें, तो एग्जाम्स बहुत इजी है। तो आपका कहना है कि रेगुलर स्टडी करना ज्यादा जरूरी है, ये नहीं है कि हम एक हफ्ते तक कंटिन्यू डेली रोज 10 से 12 घंटे पढ़े और उसके बाद एक हफ्ते के लिए गायब हो जाएं, तो वो गलत है। दूसरा मैंने ये देखा है कि लगा अरे एग्जाम डेट आ जाती है फिर प्रिपरेशन कर लेंगे एग्जाम डेट, और कई बार क्या होता है कि टाइम इतना कम होता है, फिर हमारे माइंड में अब क्या क्या पढ़े ये सब हो जाता है ना। तो इसलिए पहले से ही जिस दिन से नोटिफिकेशन आए उस टाइम से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे तो आई थिंक बेटर होगा और एग्जाम भी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अभी आपने नोटिफिकेशन का जिक्र किया है, मैंने देखा है रीना बहुत बार ऐसा, जैसे आप लोग पहले तैयारी करते थे, आज और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, साथी हैं हमारे जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, वो नोटिफिकेशन खुद से नहीं पढ़ते हैं। वो ये कहते हैं बस आप ही हमें नोटिफिकेशन के बारे में बता दो। तो मेरे ख्याल से एक एस्पिरेंट को खुद से नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। आपका क्या कहना है इसमें? बिल्कुल पढ़ना चाहिए सर, क्योंकि जब हम खुद पढ़ते हैं तो सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं। आपसे मैं कुछ सुनना चाहूँ तो कोई पॉइंट मिस भी हो जाता है, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ, तो आई थिंक खुद पढ़ना जरूरी होता है। बिल्कुल सही। यहाँ पर एक बात मुझे आपसे जो पूछनी है, इम्पोर्टेंट है, वो ये कि नेगेटिव मार्किंग जो है DSSB के एग्जाम में होती है। हाँ जी सर। और बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वो इसको लेकर के डरते घबराते भी रहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है तो कैसे हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, हम तो तुक्के ही नहीं लगा पाएंगे। तो इसको लेकर के थोड़ा सा आप उन्हें समझाएं कि नेगेटिव मार्किंग होना आपका जो अनुभव रहा उसके आधार पर सही है या गलत है, तुक्के मारने चाहिए नहीं मारने चाहिए? पहली बात तो सर, तुक्के वो मारना चाहेंगे जिन्होंने स्टडी नहीं की है ना। दूसरा ये कि नेगेटिव मार्किंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ज़्यादा। अगर आपने स्टडी रेगुलर की है और आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है और कॉन्फिडेंस से आपने कुछ पढ़ा है, तो आप क्वेश्चन को करेक्ट आंसर करेंगे। तो आप सबसे पहले तो यही देखेंगे कि हमें वो करना है सबसे पहले जो हमें अच्छे से आता है। उसके बाद उन क्वेश्चंस पे जाओ जहां आपको डाउट होता है। जैसे कि हमें सबको पता है कि पहले 4 ऑप्शन में से 2 तो ऑलरेडी आउट हो जाते हैं, लास्ट 2 बचते हैं, उनमें हमारे पास 50-50 चॉइस होती है, ये या ये। उसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट है। बिल्कुल आपने सही कहा, और वो भी हम तभी कर पाएंगे जब हमने स्टडी की होगी। और अगर हम बिल्कुल खाली हाथ अगर पहुंच गए एग्जाम देने के लिए और ये सोच रहे हैं कि 100 के 100 क्वेश्चन जो है पार्ट बी के या पार्ट ए के उसमें हम तुक्के लगाएंगे, तो बात नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी सर। फिर तो नेगेटिव मार्किंग वाला जो डर है ना, वो आपका सही निकल जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, एक आप थोड़ा सा ये बताएंगे यहाँ पर कि जो आप लोग का आपका जो स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम था उसमें टोटल क्वेश्चन कितने रहे और 2 घंटे का आपको टाइम मिला था उन क्वेश्चंस को सोल्व करने का? तो एग्जाम के स्ट्रक्चर को लेकर के थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। बिल्कुल सर, एक्चुअली जो हमारा पार्ट बी है उसमें सभी को पता है कि साइकोलॉजी आती है पूरे 100 मार्क्स के, और फर्स्ट पार्टर में जो जर्नल पेपर्स होते हैं हमारे 20 मार्क्स के वो आते हैं। तो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस यही रहा कि हमने साइकोलॉजी पहले की, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में 20 किसी की रीजनिंग बेटर होती है, किसी का मैथ्स बेटर होता है, किसी का इंग्लिश बेटर होता है। तो जो हमारा एक कॉमन सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, उसको हमने पूरा कर लिया। जितने क्वेश्चन में हम श्योर थे
वो पूरा कर लिया, क्योंकि साइकोलॉजी बच्चे बीएड करते हैं, जेबीटी करते हैं, उसमें भी कंटिन्यू टच में रहते हैं, फिर सीटेट की प्रिपरेशन में भी काफ़ी साइकोलॉजी बच्चे पढ़ चुके होते हैं। उसके बाद साइकोलॉजी तैयार करना भी आसान रहा और उसमें फिर आप अच्छा स्कोर भी कर पाते हैं एक साथ। उसके बाद पार्ट ए पे आइए और उसमें भी वो पार्ट पहले करें जिसमें आप श्योर हो। सपोज रीजनिंग इजी लगती थी मेरे को, तो रीजनिंग मैंने पहले की। उसके बाद हिंदी में बहुत अच्छी स्कोरिंग हो जाती है और हिंदी में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे इजीली मतलब 18 to 19 मार्क्स स्कोर कर जाते हैं। उसके बाद अपना टफ ले ले लास्ट में आके। और आई थिंक अब तो ये भी शेड्यूल हो गया है कि आपको दोनों पार्ट में स्कोरिंग करना जरूरी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इजी टू डिफिकल्ट जो हमारा टीचिंग मैक्सिम है, बिल्कुल बिल्कुल अनुसार आप चलने की बात कर रही हैं। हाँ जी, इजी टू हार्ड यही जाना बेटर रहेगा हमारे लिए। और उसमें नेगेटिव मार्किंग वालों के लिए भी बेनिफिट हो जाएगा कि आपको जो अच्छे से आ रहा है तो उसमें आपका स्कोर अच्छे से हो जाए। तो अभी आप स्कूल में रीना जब पढ़ाती हैं तो वहां पे भी आप इन सभी टीचिंग स्किल्स और मेथड्स का यूज करते हो कि नहीं? नहीं सर, बिल्कुल करना पड़ता है। ओके। अच्छा, आप जो है एक शिक्षिका ही बनना चाहती थी, आप एक टीचर ही बनना चाहती थी, या सोचा कुछ और था और आप इस लाइन में बाद में आ गए? नहीं सर, मैंने तो और कोई ऑप्शन सोचा ही नहीं, सिर्फ टीचिंग का ही सोचा था। इसीलिए आपकी बातों में इतना कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है। और जब आप प्रिपरेशन करती थी उस समय पर जब आपसे मैं मुलाकात करता था तो वहां पर ये नजर भी आता था कि आपके अंदर कि आप एक सीरियस स्टूडेंट की तरह सिर्फ अपनी स्टडी पर ही ज्यादा फोकस करती थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, हमने भी क्लासेस में देखे हैं, कि वो क्लास में जो चल रहा है उस पर कम फोकस रखेंगे और इर्द गिर्द की बातों पर ज्यादा फोकस रखते हैं। तो मुझे आज भी याद है जब आप क्लासेस में होती थी तो आप क्वेश्चन भी जो करती थी वो एकदम लॉजिकल क्वेश्चन आपके रहते थे, कि लगता था कि अगर इस तरीके की सिचुएशन अगर एग्जाम में देखने को मिलती है तो उसको कैसे सोल्व किया जाए। तो क्वेश्चंस भी आप उस वक्त बड़े ही शानदार किया करते थे। वो तो सर आपके पढ़ाने पे भी डिपेंड करता था। आप इतने अच्छे से साइकोलॉजी समझाते थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा इंटरेस्ट आता था और हमेशा मेरी साइकोलॉजी में भी स्कोरिंग अच्छी रही है। तो आपके जो पढ़ाने का तरीका था वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए फोकस रहता था, इजीली समझ आ जाता था। वो रटना नहीं पड़ा, समझना आसान हो गया मेरे लिए भी। तो इसके अंदर एक बात और आप बताइए, आपका सबसे जो सब्जेक्ट इजी आपको लगता है, सबसे इजी जो सब्जेक्ट आपके लिए रहा वो कौन सा रहा? सबसे टफ जो आपको पोर्शन लगा, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको जो लगता है वो कौन सा इस एग्जाम में? सर वैसे सच बताऊं तो ना, मेरा मैथ और इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को थोड़ा मैथ में आती थी, क्योंकि एक तो वो टाइम टेकिंग भी होता था एग्ज़ाम में और मतलब सोल्व करते करते टाइम बहुत ले लेता था। तो मैंने सबसे लास्ट में मैथ को टच किया था। तो रीना, आप तो उस वक्त की बातें बता रहे हैं जब एग्जाम जो है ऑफलाइन हुआ करते थे और स्पेशल एजुकेटर के लिए बहुत ज्यादा हमारे साथी अप्लाई करते भी नहीं है। तो ये तो डिपेंड करता है बोर्ड जो है आपका एग्जाम ऑफलाइन ले या ऑनलाइन ले। तो ऑनलाइन के अंदर जो है स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर एग्जाम जो है ऑनलाइन हो जाए आगे चल करके, तो स्ट्रेटेजी ऑनलाइन के अकॉर्डिंग बनानी चाहिए। बिल्कुल बनानी चाहिए सर। जैसे कि अभी डीएसएसबी ने जो है वो क्या कर दिया है कि पैटर्न को चेंज कर दिया है। यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते, आप एक टाइम पे एक ही पोर्शन पे रह सकते हैं। तो देखिए साथियों, पता चलता है हमें, रीना ने जो भी बातें कही, कि इनको अपने एक्सपीरियंस आज तक याद है कि इन्होंने जब एचटेट का एग्जाम ऑनलाइन दिया उस समय का स्ट्रक्चर क्या था। और रीना देखिए, तो समय बदलता है, स्ट्रक्चर बदलते हैं, बिल्कुल बदलता है सर। इस तरीके से हमें यह भी पता चलता है कि जो एग्जाम लेने का तरीका है वो भी कहीं ना कहीं एग्जाम को अब टफ बनाता जा रहा है। पहले आपको चेंज कर सकते थे, अब चेंज भी नहीं कर सकते। तो रीना, एक बात मुझे आपसे जो पूछनी है, मेरे मन में रहती है हर एक उस स्टूडेंट से पूछने की जो भी अपना एग्जाम क्रैक करके और फिर इस तरीके से मुलाकात करते हैं बाकी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। और आप जो इस वक्त जो डिस्कशन कर रही हैं, जो चर्चा यहाँ पर हमारी चल रही है, इससे उन सब साथियों को एक मोटिवेशन जरूर मिलेगा जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर के क्या है? सर प्रीवियस पेपर बहुत हेल्प करते हैं हमारी स्टडी के अंदर। सबसे ज़्यादा तो कि हमें एक ना आइडिया आ जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और 5-6 साल के मैंने स्पेशल एजुकेटर के पेपर, हालांकि मेरे टाइम से 2-3 बार ही हुए हैं पहले,
तो मैंने 2-3 ही पेपर स्पेशल एजुकेटर के निकाले, बट जनरल पेपर के लिए वो बहुत कुछ हेल्प करते हैं, हमारी प्रैक्टिस करते हैं, उनके अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट करके अगर उसमें करना चाहें पेपर बेस पे तो बहुत हेल्प मिलती है हमारे को उसमें। तो आई थिंक मैं तो सभी को सजेस्ट करूंगी कि अपना डाउनलोड करें। आजकल तो सबके पास ये सब चीज़ें वो मतलब इजीली अवेलेबल हो जाती है नेट वगैरह से, तो अपना प्रीवियस पेपर पे जरूर फोकस करें। जो पार्ट बी है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। पार्ट ए के लिए तो जो है बच्चों को मटेरियल भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है स्टडी करने के लिए, उनकी क्लासेस भी बहुत मिल जाती हैं। लेकिन जो सेक्शन बच्चे को डराता है, जैसे ही वैकेंसी आती है उस समय तो वो डर बहुत ज्यादा हावी भी होने लगता है। कुछ बच्चे तो स्ट्रेस में भी आ जाते हैं पार्ट बी को लेकर के। तो जो पार्ट बी है उसे लेकर के रीना आपका क्या कहना है, कैसे उसकी तैयारी हो सकती है? उसका सिलेबस में कहीं पे भी कोई भी जिक्र आज तक बच्चे को कहीं पे नहीं मिला है DSSB की ओर से कि हम लोग कहाँ से क्या पूछेंगे, क्योंकि DSSB तो कोई सिलेबस डिफाइन करता नहीं है पार्ट बी के लिए, वो आपको खुद से ही तैयार करना होता है। हाँ जी। पार्ट बी को लेकर के आपका क्या कहना है? सर पार्ट बी में हमें अपना जो कोर्स सिलेबस होता है, जैसे हमें RCI से अप्रूव जो सिलेबस था हमारा स्पेशल एजुकेटर के लिए, तो उसी को डीपली रीड करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा साइकोलॉजी आया स्पेशल के लिए और कुछ नॉर्मल साइकोलॉजी का भी बहुत सारा पार्ट उसके अंदर इन्वॉल्व रहता है, तो हमें उसको डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल प्राइमरी टीचर का एग्जाम होता है उसमें जो 100 मार्क्स की साइकोलॉजी आती है उससे टफ रहती है आपकी स्पेशल एजुकेशन साइकोलॉजी की जो पार्ट बी की साइकोलॉजी है। सर अगर हम अपना कोर्स मटेरियल बहुत डीपली पढ़ लेते हैं और समझकर पढ़ते हैं तो वो इतना टफ नहीं लगेगा बच्चों को। अगर अदरवाइज तो टफ तो फिर बिना स्टडी के तो सब टफ लगना ही लगना है। और जो नॉर्मल साइकोलॉजी है उसको भी हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से भी आपको 50% तो मिलेगा ही मिलेगा साइकोलॉजी का। ओके। हाँ जी। और जो नॉर्मल साइकोलॉजी हमारा BEd का है, JBT का जो भी सिलेबस है उसको हमें बहुत डीपली जाके पढ़ना पड़ेगा उसको। तो आपका जो अभी साथी हमारे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहना है कि किस तरीके से वो कौन से मटेरियल को पढ़ें, क्लासेस को लेकर वो क्या करें, उनको आप कैसे गाइड करेंगे? हाँ जी सर, जैसे आपने बताया अभी कि जनरल पेपर्स को लेके लिए तो बहुत सारी बुक अवेलेबल होती है। रीजनिंग का सिलेबस भी एक लिमिटेड होता है कि बच्चे सारे टॉपिक्स क्लियर कर जाते हैं। जीके बहुत वाइड होता है, तो जीके का कुछ नहीं पता कि वो करंट से लेता है या पास से लेता है, हिस्ट्री से लेता है, इकोनॉमिक्स से लेता है, इसका भी हमारे पास कोई क्राइटेरिया अवेलेबल नहीं होता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि रेगुलर पढ़ें, टाइम टेबल बनाकर पढ़ें और हर सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस के साथ पढ़ें, तो उनको DSSB क्रैक करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। बिल्कुल। तो अभी जैसा कि आपने बताया कि जो स्टडी मटेरियल है बच्चों के लिए वो RCI जो रिकमेंड करता है, जो आप लोगों का रेगुलर बच्चों ने कोर्स किया होता है अपना, उसका जो स्टडी मटेरियल है वहां से अपनी स्टडी करें, वो तो ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, क्लासेस को लेकर के अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप क्लास में आते थे वहां पढ़ते थे, हाँ जी सर, क्लास में जब हम लोग डिस्कस करते थे क्या उससे कुछ फायदा मिला आपको आपके पेपर में क्वेश्चंस को सोल्व करने को लेकर के? हाँ जी सर, आपकी क्लास में मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इवन मेरे डाउट्स भी बहुत क्लियर, मैं तो आपको फोन पे भी तंग करती रहती थी कि सर आप मेरे ये डाउट क्लियर करवा दें, ये करवा दें, इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं आपको मुझे याद है या नहीं है। मैं तो आपको क्वेश्चन के शॉर्ट लेके भेजती थी, सर इस क्वेश्चन का आंसर टिक करके मुझे बता दे। और क्लास में भी आपने बहुत हेल्प की थी हमारी। साइकोलॉजी के पीछे के क्वेश्चन भी आई थिंक आप निकाल के लाते थे, उस पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसको पढ़ें। तो आई थिंक जो बच्चा आपसे साइकोलॉजी पढ़ेगा तो वो मात नहीं खाएगा साइकोलॉजी में। तो इसका मतलब कि आपको क्लास की सारी बातें और सारी की सारी चर्चाएं याद हैं अभी तक? बिल्कुल सर। और अभी आपने पिछले कुछ दिनों में मुझसे बताया था कि आप MA साइकोलॉजी कर रही हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे भी इसमें खुशी मिली कि मेरी एक स्टूडेंट, मेरी एक साथी जो है इस वक्त MA साइकोलॉजी कर रही है मेरी तरह ही। तभी तो आपसे हेल्प मांगती रहती हूँ। चलिए, आपकी हेल्प के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। और हम चाहेंगे कि अब आगे आप भी उन सभी साथियों की हेल्प करें जो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, जितना आपके पास समय है, क्योंकि अब तो आप ऑलरेडी जो है सिस्टम में हैं, और सिस्टम में जब आप आते हैं तो आपके पास में टाइम नहीं रहता है। तो आप अभी जब टीचिंग कर रही हो, आप किस स्कूल में टीचिंग करती हो अभी रीना?
हाँ जी सर, मैं अभी सारंगपुर स्कूल में हूँ। ओके, तो वहाँ जब आप टीचिंग करते हो, आप स्कूल में जाते हो, तो वहाँ का थोड़ा बहुत आप एक्सपीरियंस अगर बताओ कि कैसा महसूस होता है। सुबह स्कूल में जाते हो, फिर आपकी छुट्टी होती है, वापस घर पे आते हो, आजकल रूटीन कैसा चल रहा है? आजकल तो सबको पता है सर, घर से ही रूटीन चल रहा है। सुबह उठो तो घर पे सबसे पहले न्यूज़पेपर यही देखते हैं कि क्या चल रहा है अपने दिल्ली के अंदर। अदरवाइज स्कूल लाइफ तो बेटर है। सुबह मतलब एक रूटीन बन जाता है, स्कूल में जाना, बच्चों से मिलना, अपने कलीग से मिलना, और फिर कुछ काम बच्चों के साथ स्पेशल में तो बहुत कुछ डिफरेंट करना पड़ता है, उनके लिए बहुत कुछ सोचकर चलना पड़ता है, क्योंकि स्पेशल में तो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे आते हैं। नॉर्मल बच्चों को तो कोई भी इजीली हैंडल कर लेता है, लेकिन स्पेशल बच्चों के साथ हर दिन कुछ नया, क्योंकि सभी को पता है स्पेशल बच्चे हर एक एक्ट जो डेली एक्ट होता है उसमें वो इंटरेस्ट नहीं रखते, उनके लिए कुछ ना कुछ नया सोचो तो बिजी तो हो ही जाते हैं सर। और बहुत अच्छी लाइफ है स्कूल लाइफ, अपना डेली रूटीन बना रहता है, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। और इधर उधर कभी कैंप अटेंड करो, कभी कहीं मीटिंग अटेंड करो, कभी अपनी डीडी मैम से मिलने जाओ, वो मीटिंग ले रही है, कभी कुछ करो, तो बहुत कुछ फेस भी करते हैं। नए नए लोगों से इंटरेक्शन होता है, कुछ ना कुछ लर्निंग तो होती है डिपार्टमेंट में आने से। तो आप स्पेशल टीचर भी तो हैं, स्पेशल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो है आज आपका डिपार्टमेंट आपको जो है स्पेशल टीचर के तौर पे जानता है, ना केवल आपका डिपार्टमेंट बल्कि आज आपको पूरा की पूरी सोसाइटी, जो हमारा समाज है, वो स्पेशल एजुकेटर के तौर पे जानता है। हाँ जी। तो अभी आप अपनी वो हैबिट बताइए जो प्रिपरेशन के दौरान आपने डेवलप की हो और पहले वो डेवलप आप में ना रही हो, क्योंकि कोई भी जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है तो मैंने ऐसा देखा है कि कुछ ना कुछ न्यू हैबिट्स हमें डेवलप करनी ही पड़ती हैं अपने एग्जाम क्रैक करने के। हाँ जी सर, मैंने सच बताऊं तो मुझे ना न्यूज़पेपर पढ़ने की बिल्कुल भी हैबिट नहीं थी, और फिर पेपर डीएसएसबी का फिल किया तो उसमें मुझे लगा कि जीके भी आती है। अब करंट अफेयर भी हमारे एक सर थे सेंटर पे जो जीके पढ़ाते थे, वो कभी हिस्ट्री भी पढ़ाते थे, डेली करंट अफेयर भी पूछते थे, तो लगता था ये करंट अफेयर्स तो बड़ी मुश्किल चीज़ है, डेली डेली कहाँ से पढ़े। फिर मैंने अपने अंदर डेली एक न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाली, और वो हैबिट अभी तक बनी हुई है मेरी। रीना, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनके मन में ये बात भी आ सकती है कि DSSB का जो पेपर होता है उसमें तो करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्या आपके पेपर में आए थे? हाँ जी सर, मैंने जो पेपर दिया तो मेरे पेपर में मुझे 14 क्वेश्चन ना करंट से ही मिले, और मेरे बहुत इजीली, मतलब मुझे लगा कि हाय जीके तो बहुत इजी होती है अगर हम डेली एक हैबिट बनाए। और सेकेंडली सर, न्यूज़पेपर में आप वीकली ना कभी डिसेबल बच्चों के बारे में जरूर आता है। मैंने देखा है बहुत बार, तो ऑटिज्म के ऊपर बहुत सारे उसमें पूरी डिटेल्ड में आती हैं चीजें, कि जैसे ऑटिज्म का जो स्टूडेंट्स है उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, उसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी जैसे डिसेबल कैटेगरी के रिगार्डिंग क्या क्या इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, पहले जैसे क्या था अब क्या हो गया, क्या एक्ट हो गया इसके लिए, जैसे एसिड अटैक विक्टिम्स को इसके अंदर शामिल किया गया। तो ऐसी ऐसी चीजें भी ना हमारे पेपर में भी बहुत हेल्प करती है DSSB में। और बच्चे जब प्रीवियस पेपर करेंगे तो उसमें उनको ये देखने को जरूर मिलेगा कि ये पेपर में हमने पढ़ा था। तो आई थिंक ये हैबिट जरूर, मैं जानती हूँ कि जो हाउसवाइफ होती हैं, बहुत मैरिड गर्ल्स वुमेन्स जो भी होती हैं, उनको बहुत डिफिकल्टी होती है मतलब ये सब मैनेज करने में, बट मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए कि चलो पहले न्यूज़पेपर पढ़ लो। अगर मैंने ले लिया तो कोई मेरे से लेता नहीं था कि चलो पहले इसे पढ़ने दो। तो न्यूज़पेपर भी ये तो रीना मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपने बहुत मेहनत की है। आप जो है बच्चों को भी एक टाइम देती थी अपना, और बाकी फैमिली के जो आप लोगों को, मुझे हम सभी को इस बात का पता है कि हमारे कुछ घर के कुछ बाहर के काम हो ही जाते हैं, वो भी हम लोगों को निपटाने होते हैं, वो भी करने होते हैं। बिल्कुल सर। और वैसे भी जो है हमारा जो इंडिया का स्ट्रक्चर है वो तो कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पर जो है लेडीज को ज्यादा काम करने पड़ते हैं हमारे मुकाबले। तो उसके बावजूद जो है आपने इतना टाइम जो निकाला, वो मैनेज करने में फैमिली का जो रोल रहा वो आपने बताया बहुत सपोर्टिव रहा। तो उन फैमिलीज के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो सपोर्टिव नहीं? आपने भी देखा होगा कुछ फैमिलीज सपोर्टिव नहीं होती है। हाँ जी सर,
कुछ फैमिलीज होती हैं कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, उनको कोचिंग अवेलेबल नहीं होती। अगर कोचिंग होती है तो वो अपना पढ़ने का टाइम या तो रात को सोने के वक्त निकाले, या सुबह जो काम का टाइम स्टार्ट होता है 5 बजे 6 बजे, उससे पहले बेचारी 3 बजे उठे या 4 बजे उठ के निकाले। ये तो उस पर भी डिपेंड होता है। अगर उसको कुछ करना है तो वो किसी भी तरीके से पढ़ेगी, अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो। बट मैं ये कहना चाहूँगी, जिस फैमिली को ये लगता है कि हमारे घर की ये बहू है या बेटी है, इसको जॉब करनी है, इवन बेटियों को तो खैर सभी सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैरिड लेडी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको सपोर्ट बहुत मुश्किल से मिलता है कई फैमिली में। इवन हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते, उसको अपना काम पूरा करवाना चाहिए, बाकी तुझे पढ़ना है तो तू पढ़, लेकिन नौकरी चाहिए उसकी। तो मैं यही कहूंगी सभी के लिए कि भाई जो सपोर्ट नहीं करते अपनी वाइफ को, या घर में और कोई अदर ऐसी लेडी है जो जॉब करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो उसको सपोर्ट जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, और मैं भी इस बात का अपनी लाइफ में ध्यान रखूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप एक बार सेफ स्कोर और बताइए कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है, जो साथी अभी तैयारी कर रहे हैं, जो पेरेंट्स, जो स्टूडेंट्स अभी बहुत सारे हैं जो मेरे साथ में मिलकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिनको आज भी मैं क्लासेस देता हूं, तो वो अपनी तैयारी अभी कर रहे हैं, तो सेफ स्कोर वो क्या मान सकते हैं कि इतना स्कोर अगर हम अपने मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर के पेपर में करें तो सिलेक्शन हो सकता है? हाँ जी सर, बिल्कुल। सेफ स्कोर के लिए तो हालांकि ये तो उस टाइम पता चलेगा कि आपकी मेरिट कहाँ जा रही है, लेकिन फिर भी एक हम टारगेट लेके चलें कि 120 प्लस, तो बच्चा आराम से निकाल जाएगा। मॉक टेस्ट या जो भी प्रैक्टिस करे, अगर वो 120, 125, 30 तक भी ले जाता है अपना स्कोर, तो नेचुरल है कि 100 तक तो पहुंच ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 120 तो मान के ही चले, से नीचे तो सोचे ही ना। बिल्कुल। तो अभी आप कुछ टिप्स देना चाहें या फिर कुछ अपनी ओर से स्पेशल एजुकेटर के तौर पर स्पेशल कुछ बताना चाहें उन सभी के लिए जो स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं, रीना? हाँ जी सर, मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो अपना जो RCI का जो कोर्स है, जो सिलेबस है, आप उसे पढ़ें। सेकेंडली, जो अजय सर आपको पढ़ाएं उसको बिल्कुल मत भूलना, रटना मत और समझना। जो सर समझाएं, बड़े अच्छे अच्छे डेमो देके सर समझाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी अच्छे देंगे अपनी लाइफ के वो, तो उनको जरूर समझें। और अजय सर के टिप्स जरूर फॉलो करें, जो टाइम टेबल दें। और सबसे जरूरी बात, जितना टास्क वो क्लास में कराएं उसको प्लीज घर जाके जरूर रिवाइज करें, चाहे कहीं से भी करें, उसके क्वेश्चंस निकालें, नेक्स्ट डे आके आपसे जरूर तंग करें क्लास में आके आपको। तो रीना, आपको याद है कि अजय सर अपनी लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल बहुत देते हैं। बिल्कुल सर। और देखिए, ऐसा तो एनसीएफ भी कहता है कि रियल सिचुएशन जो होती हैं, रियल लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल अगर हम बच्चे को देंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझता है। आप भी आजकल अपने टीचिंग स्टाइल में जो है ऐसा कुछ इस्तेमाल करती होंगी कि रियल पड़ता है सर, बच्चे को ज्यादा एग्जाम्पल देती होंगी, उसको स्टोरीज क्रिएट करके बताती होंगी? हाँ जी सर, वो कहते हैं ना कि जब हम अपनी लाइफ से जुड़ी कोई चीजें शेयर करते हैं, जैसे आपने हमसे भी बहुत शेयर किया है, तो वो एक माइंड में क्लिक कर जाती हैं चीजें, और वो हम कभी भी नहीं भूलते। फिर चाहे उसको हम स्टडी से रिलेट कर ले या किसी टॉपिक से रिलेट कर लें, तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे मैथ्स के फॉर्मूले के लिए भी हम कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक्स अपना लेते हैं और उसको किसी ना किसी चीज से रिलेट करके चलते हैं, तो वो फॉर्मूला हमें याद रह जाता है। तो साइकोलॉजी भी ऐसी चीज है कि हम उसको समझेंगे, कुछ किसी चीज से कनेक्ट कर लेंगे, लिंक कर लेंगे, तो वो ट्रिक हमने आपसे काफी सीखी है। थैंक यू रीना, आपने टाइम दिया, आज अपना आपने कीमती समय निकाला हमारे लिए, उन सभी साथियों के लिए जो इस वक्त स्पेशल एजुकेटर के लिए और बाकी DSSB के टीचिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। और आगे भी आप इसी तरीके से बीच में जब कभी आपको समय हो तो जरूर मुलाकात कीजिएगा, चर्चा कीजिएगा, ताकि वो सभी साथी जो आगे आपकी तरह स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं उनको आपसे कुछ मोटिवेशन मिले और वो भी आपकी तरह ही एक दिन फिर ऐसे इंटरव्यू दे रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं भी आपकी बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे इसके लायक समझा कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को दूसरे स्टूडेंट्स तक आप पहुँचाएंगे। बाकी मैं हमेशा रेडी रहूँगी, अगर कोई भी मुझे मतलब किसी भी तरीके की हेल्प लेना चाहेगा मेरे से, तो मैं जरूर बताऊंगी। थैंक यू रीना। ओके सर, बाय।